जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 2025 के ज्योमेट्री के सवालों को करने वाले हैं और ये ज्योमेट्री के सवाल बड़े ही खतरनाक हैं। अगर आप इनका सही कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो ये सवाल आपको रुला देंगे। ठीक है, ऐसे ही खतरनाक सवालों को कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ यहाँ पर इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, कॉन्सेप्ट और बेस्ट ट्रिक के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा रेलवे युग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। रेलवे युग बैच की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ है। 99 रुपीज़ में आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए संपूर्ण गणित पढ़ सकते हैं, कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं। आज ही ज्वाइन करें। वैलिडिटी 2 ईयर्स की रखी गई है। यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए और कांटेक्ट करके आप बैच की पूरी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन करना है और कहाँ पे पेमेंट करनी है। पहला जो प्रश्न है बड़ा खतरनाक सा दिखने वाला प्रश्न है, लेकिन बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है ABC, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बिंदु D भुजा BC पर इस प्रकार स्थित है कि 3BD की वैल्यू BC के बराबर है। मतलब यहाँ से BD और BC का रेशियो जो है वो 3:1 है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? ये है हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों साइड बराबर हैं। ठीक है, तो तीनों साइड से यहाँ पर बराबर ले लेते हैं। A और A तीनों साइड हमारे बराबर हो गए। ठीक है, अब समझिए, ये पॉइंट हम A मान लेते हैं कि क्योंकि त्रिभुज ABC है, ये B और C। इसमें आगे क्या बोला गया है कि भैया BC पर एक ऐसा बिंदु है कि 3BD जो है वो BC के बराबर होगा। BC आपका यहाँ से यहाँ तक है ना। तो B से लेकर D तक ऐसा लेना है कि उसका 3 गुना करें तो BC पहुँच जाए, है ना। मतलब ये 3 भाग में बटेगा। तो ये पॉइंट हम लोग D मान लेते हैं। तो BD, 2BD और 3BD, 3BD मिलाकर आपका BC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर B से लेकर C तक A है हमारा, तो BD कितना होगा? A/3 हो जाएगा। अरे 1/3 हो जाएगा ना इसका। देख लीजिए यहाँ से BD क्या होगा? BC/3 और BC हमारा क्या है? A है, तो A/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें पूछा क्या गया है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। देखिए, आपको रिलेशन किस में पूछा है? AD और AB में। सब जगह AD AB दिख रहा है, तो AD और AB में चाहिए रिलेशन। तो A से D को पहले मिलाइए। A से D को हमने मिला दिया। अब एक कंस्ट्रक्शन और अपने से करना पड़ेगा। हमें पॉइंट A से इस पर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, है ना। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाते हुए ये परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक, अब ये जो परपेंडिकुलर हैं, चूँकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब सामने वाले वर्टेक्स से हम सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो आधे आधे पे बांट देता है। ये पॉइंट मान लीजिए कि E पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? E पॉइंट है। तो B से E तक कितना होगा? चूँकि पूरा आपका BC है, मतलब A है, तो एक आधा हो जाएगा BE, यानी कि BE कितना होगा हमारा? BE ये आपका A का हाफ हो जाएगा। ठीक है, A का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। यहाँ तक बिना किसी परेशानी के आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए यहाँ पे सवाल को लगाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। एक बन रहा है AEB, ये बड़ा सा, और एक छोटा सा बन रहा है AED, ये वाला ट्रायंगल, राइट एंगल, क्योंकि दोनों राइट एंगल हैं। लेकिन इन दोनों राइट एंगल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है ये चीज़ यानी कि परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर दोनों के लिए एक ही है ना भाई। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यही परपेंडिकुलर है AE हमारा। तो दोनों साइड से हम पाइथागोरस लगा के और परपेंडिकुलर को इक्वल कर लेंगे। अगर दोनों का परपेंडिकुलर इक्वल है, मतलब एक ही चीज़ है, AE = AE है, AE = AE है, तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, है ना। इसका स्क्वायर भी आपका इक्वल होगा। अब अगर स्क्वायर इक्वल है तो देखिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो पहले बड़े वाले ट्रायंगल के लिए देखते हैं, ABE के लिए देखते हैं, है ना। तो हाइपोटेनस क्या है? AB है, मतलब A है, तो A का स्क्वायर माइनस बेस कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? A/2 है। A/2 का स्क्वायर कर लीजिए। A/2 का स्क्वायर करेंगे तो A² / 4 हो जाएगा, है ना। 2 का स्क्वायर 4 = अब आते हैं AE के हिसाब, मतलब कि इस छोटे वाले ट्रायंगल में। तो छोटे वाले ट्रायंगल में वही हाइपोटेनस कितना है? AD है हमारा। अब AD की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो AD एज इट इज़ रहने दीजिए। ठीक है, AD² माइनस बेस का स्क्वायर। अब DE बताइए कितना होगा? ये मेन है यहाँ पे, है ना। तो देखिए, B से लेकर E तक यहाँ ये पूरा आपका कितना है? A/2 है। ठीक है, कितना है? A/2 है। अगर उसमें से हम
इसको घटा दें तो ये नहीं मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा। तो BD कितना है, A/3 है, तो A/3 को माइनस कर लीजिए, यही आपका क्या आ जाएगा, DE आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, DE आ जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 3 2 × 2 3 - 2 1 आ जाएगा, तो A/6 आ गया। तो DE हमारा A/6 होगा। कर लीजिए, तो DE का स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि बेस का स्क्वायर, तो A/6 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा A² / 36। ठीक है, अब सबको इन सबको इधर ले आइए। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ 36 है, 36 से हर जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 36 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे इसको भी अगर देखा जाए तो ये कितना होगा, 4A² - A² यानी कि 3A² / 4 होगा। तो इधर हो गया आपका 3A² / 4, है ना। और ये A² / इधर आएगा तो ये बन जाएगा A² / 36, बन गया इतना। ठीक है, = इधर कितना है, AD² है, तो ये हो गया आपका AD²। चलिए अब देखते हैं 4 और इसका जो वो होगा, क्या कहते हैं, LCM, वो कितना होगा, 36 होगा, है ना। तो ये 9 तो 27, 27 × 28 हो गया, तो ऊपर 28A² आ गया, है ना। इधर 28A² हो जाएगा और डिवाइड बाई 36 होगा, तो डिवाइड बाई 36 आप उधर ले जाइए, तो 36 हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 36D²। नहीं समझ में आया क्या, बस इसमें फ्रैक्शन सॉल्व किया भाई हमने। ये नीचे 36 है तो यहाँ भी 36 बनाइए, 36 इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई यानी कि यहाँ 27 हो जाएगा, तो 27A² + A² यानी कि 28A², नीचे 36 हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा काट भी तो सकते हैं, 4 से काटेंगे तो ये 7 बार में, ये 9 बार में। A हमारा क्या है, A है AB, तो इसको लिख सकते हैं 7A² को लिख सकते हैं AB का स्क्वायर, है ना, AB का स्क्वायर = यहाँ पर हो जाएगा 9 AD का स्क्वायर। अच्छा, AD का स्क्वायर होगा ना यहाँ पे आपका AD का स्क्वायर होगा। देख लीजिए कितना भयंकर सवाल था ये, AD का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जल्दी जल्दी करनी पड़ेंगी, तब आपका होगा। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, 7AB² = 9AD²। ये D ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, 9AD²। तो 9AD² = 7AB²। समझ में आई बात, बढ़िया तगड़ा सवाल था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं दूसरा प्रश्न। एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, आपको तीनों साइड्स दिए गए हैं। कह रहा है कि 57 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत इसकी ऊंचाई कितनी होगी। ये जो हमारा एक साइड है, इसके करस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर लंबाई बनेगी, उस लंबाई का वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल के बताना है। देखते हैं, त्रिभुज एक ही है, ठीक है, त्रिभुज के तीनों साइड्स भी दिए गए हैं, हमें हाइट निकालना है, ठीक ना। अब इसमें आप देखेंगे कि इन तीनों साइड को देखकर ये आप नहीं बता सकते कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, कि यहाँ पे आइसोसेलेस होगा, नहीं बता सकते हैं, है ना, क्योंकि सब के सब अलग अलग हैं। तो ये विषमबाहु त्रिभुज हुआ। अब अगर विषमबाहु त्रिभुज के तीनों साइड्स दिए गए हैं तो आप हीरोन फार्मूला का उपयोग करके इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2 तरह की एरिया आती है, मतलब कि फार्मूला 2 हैं। कौन कौन सा, एक फार्मूला ये है हीरोन वाला फार्मूला, उससे भी एरिया निकल जाता है, और एक फार्मूला वो है जो आप लगाते हैं 1/2 × बेस × हाइट, है ना। तो एरिया तो एक ही ट्रायंगल का निकाल रहे हैं ना, बस फार्मूला 2 अलग अलग यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों फार्मूलों का यूज़ करना है हमें और एरिया को इक्वल करना है, उसी से निकल पाएगा, अदरवाइज ये नहीं निकलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हीरोन फार्मूला लगाने के लिए क्या निकाला जाता है, सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप निकाला जाता है। तो एस की वैल्यू कितनी होगी बताइए, तीनों को जोड़कर आधा कर लेंगे, ये ना होता है सेमी पेरीमीटर। A + B + C, ये आपका A साइड है, ये आपका B साइड है, ये आपका C साइड है। तीनों को जोड़िए भला, कितना हो जाएगा। तो 5 × 7 = 12, 8 × 20 यानी 0, 2 बचा, 7 × 2 = 9, 9 × 5 = 14, 14 और 4 = 18 का 8 हो गया, हासिल 1, 1 और 1 1, 2 और 1 3, मतलब कि 380। डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, यानी ये मिल गया हमें 190 के बराबर। सेमी पेरीमीटर हमारा 190 आ गया। अब हमें निकालना है यहाँ पे एरिया। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, एरिया का फार्मूला होता है S × S - A × S - B × S - C। निकालिए, लगाइए यहाँ पे। S कितना है, यहाँ पे 190 है, तो इस 190 को तोड़ते हुए चलिए, है ना, जो भी वैल्यू आप रख रहे हैं उसको तोड़ते हुए चलिए। तोड़ते हुए चलेंगे तो ये होगा 19 × 10, तो इस 19 × 10 को आप लिख सकते हैं 19 × 2 × 5, ठीक है। तो ये हो गया S। अब S - A करना है, 190 में से 148 घटाना है,
190 में से 148 घटाना है। तो 90 में अगर 40 घटा दें या फिर हाँ ठीक है 50 घटा दें तो कितना आ जाएगा 40, 2 एक्स्ट्रा मतलब कि 42 आ गया। 190 माइनस ये करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 42 आ जाएगा। और 42 को आप लिख सकते हैं 6 सत्ते 42 और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 है ना, और इंटू यहाँ पर 7, तो ये आपका 42 हो गया। अब आगे सुनिए, इंटू यहाँ पे s माइनस बी करेंगे तो 190 माइनस 57 कितना आ जाएगा 3, 133 ठीक है। तो 133 को भी आप लोग तोड़ सकते हैं, कितना होता है 19 अट्ठे, कितना होता है 19 अट्ठे 133 ना, नहीं 19 सत्ते ठीक है, 19 सत्ते 133 इंटू 190 माइनस 175 यानी कि s माइनस सी करेंगे तो s माइनस सी 190 माइनस 175 करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। और 15 को लिख सकते हैं 5 × 3। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई होगी। ये आपका एरिया निकल कर आया है, यही एरिया किसके बराबर होगा, दूसरा फार्मूला लगाइए 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमें कौन सा लेना है 57 सेंटीमीटर, तो ये 57 सेंटीमीटर इंटू हाइट इसके करस्पॉन्डिंग नहीं पता है, यही h हमें काट पीट के अपना निकालना है। चलिए अब देखिए 19 2 बार है तो 1 बार बाहर निकलेगा ठीक है। और देखिए 7 2 बार है तो ये भी आपका बाहर निकल जाएगा 1 ठो। अब सुनते जाइए, यहाँ 5 है यहाँ भी 5 है तो 5 भी आपका 1 बार बाहर निकल गया। यहाँ 3 है यहाँ 3 है तो ये 3 भी आपका बाहर निकल गया। इंटू यहाँ 2 है यहाँ 2 है 2 ठो पेयर तो ये भी आपका बाहर निकल गया, सब निकल गया। इज इक्वल टू इधर कितना है 1/2 इंटू 57 इंटू यहाँ पर हाइट। चलिए अब तो आसान हो गया ना चीज़ें। 19 3 57 से 57 कट गया, 19 × 3 57 से 57 कट गया, ये 4 आपका इधर आ जाएगा। तो बताइए कितना होगा 7 × 5 = 35 दूना 70 दूना 40 मतलब 70 दूना 140, 140 आ जाएगा आपका हाइट। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। और इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए थे आरआरबी ग्रुप डी 2025 में ठीक है। तो लगाना आप लोग सीख गए होंगे, आगे आएगा ऐसे सवाल तो लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है ना। इसमें एक पंचभुज के शीर्ष दिए गए हैं, वर्टिसेस दिए गए हैं आपको, जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं आपको ठीक। हमें पंचभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चाहे क्षेत्रफल चाहे पंचभुज हो यानी कि पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे वो आपका क्वाड्रिलेटरल हो यानी चतुर्भुज हो, चाहे त्रिभुज हो, एक तरीका बताते हैं आपको, बड़े आराम से आपका एरिया निकल जाएगा। जो भी ये वर्टिसेस दिए गए हैं इनको लिख लीजिए। पहला वर्टिसेस क्या है यहाँ पे 0 0 ठीक है, इस तरीके से लिख लेना है। फिर दूसरा क्या है 6 0, तीसरा क्या है यहाँ पर 8 और 3 है, 8 3 लिख लिया हमने। फिर है 4 और 7, ऐसे ऊपर नीचे करके लिख लेना है। और ये यहाँ पर है 0 और 4। और लास्ट में आपको क्या करना है, इस शुरू वाले को फिर से रिपीट कर देना है, सिर्फ एक ठो है ना, ऊपर वाले को फिर से नीचे लिख लीजिए यानी कि 0 0। अब आपको क्या करना है सुनते जाइए। आपको यहाँ पे पहले तो यहाँ से शुरू करना है और क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। कैसे, 0 का 0 से मल्टीप्लाई करिए, 6 का 3 से मल्टीप्लाई करिए, 8 का 7 से मल्टीप्लाई करिए, 4 का 4 से मल्टीप्लाई करिए, 0 का 0 से मल्टीप्लाई करिए, करके जोड़ लीजिए, मल्टीप्लाई करके जोड़ लेना है। तो ये तो 0 आएगा, ये 6 3 18, ये 8 7 56 और ये आपका 16 ठीक है। तो करिए 56 और 16 80 ठीक है, नहीं 56 और 16 82 ठीक है, 82 हो गया। तो 56 और 16 यहाँ पर हो गया आपका सीधे सीधे 82, अरे 72 ना, सॉरी 72 होगा ठीक है, 72 हो गया। और ये आपका 18, तो 72 और 18 कितना हो गया यहाँ पे 90 है ना, 72 और 18 ये हो जाएगा आपका 90। तो 90 हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई करके जोड़ लेना है आपको। या फिर आप अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई करके किनारे लिखते जाइए, 0 × 0 0, 6 × 3 18, फिर यहाँ पे 8 7 56, इस तरीके से लिख लीजिए, 4 चौके यहाँ पर 16, 0 × 0 0, इन सब को जोड़ लीजिए, 6 6 12 8 20 इतना आ गया, और 5 2 7 2 9 90 आ जाएगा ठीक है। अब क्या करना है, अब इधर भी ऐसे ही करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके जोड़ लेना है। 0 × 6 0 हो जाएगा, 0 × 8 ये भी 0 हो गया, यहाँ 4 3 12 और ये भी 0 ये भी 0, तो सिर्फ ये वाला बचा 12 बचा, बाकी सब 0 हो गए। तो जोड़ कितना आएगा 12 आ जाएगा यहाँ पे, तो हमने 12 लिख लिया। अब क्या करना है कि इनका डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेके और 1/2 कर देना है, डिफरेंस लेके 1/2 कर देना है। तो कितना आ गया 78 का आधा है ना, 39 आ जाएगा।
39 वर्ग यूनिट ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे इस बात को कैसे लगाना है। अभी क्वाड्रिलेटरल वाला आएगा यानी चतुर्भुज वाला आएगा तो उसको भी बताएंगे, त्रिभुज वाला भी आएगा उसको भी बताएंगे। चतुर्भुज वाला देखिएगा, दिया गया है एक चतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हैं, वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही लगाना है आपको, है ना। तो पहले लिखेंगे 2 3, फिर इसके बाद 5 7, यहाँ पे 10 6, इसके बाद 7 2, और ऊपर वाले को बोले थे लास्ट में फिर से लिखना है, तो 2 3 को यहाँ पर लिख लीजिए एक बार और। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूना 14, है ना, ये हो जाएगा आपका 5 छक्के 30, ये हो जाएगा 10 दूना 20, है ना, ये हो जाएगा 7 3 21। सबको जोड़िए कितना आएगा बताइए तो यहाँ पे 30 20 50 और ये 35, 50 और 35 कितना हो गया, 85 ही हो गया। ठीक है भाई, ये 30 20 50 और 14 21 35 होगा, तो 50 और 35 85 हो गया। ठीक है, इधर भी ऐसे ही करना है आपको। ये हो जाएगा 5 3 15, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 70, यहाँ हो जाएगा 42 और यहाँ हो जाएगा 4। सबको जोड़िए कितना आएगा यहाँ पे, तो अगर देखा जाए तो 5 2 7 4 11 का 1 आ गया हासिल, यहाँ पे 1 बचा, तो 1 1 2 7 2 9 9 4 13, 131 आ गया। इन दोनों को यहाँ पर घटा लेना है, मतलब कि डिफरेंस ले लेना है और इसका हाफ कर देना है। ठीक है, घटाइए ज़रा, 11 में से 5 गया 6 और 12 में से 8 गया 4, 43 का यहाँ पर 46 का आधा हो जाएगा 23 के बराबर, तो 23 आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार बगीचे के शीर्ष निर्देशांक आपको दिए गए हैं ABC। ठीक है, एक भूदृश्य डिजाइनर इस त्रिभुजाकार क्षेत्र के ठीक आधे हिस्से पर फूल लगाना चाहता है। ठीक है, जो भी ये मैदान है आपका बगीचा है त्रिभुजाकार, उसके आधे हिस्से पर वो फूल लगाना चाहता है, तो फूलों से कितना क्षेत्र ढका होना चाहिए, तो आधा क्षेत्र, आधा क्षेत्रफल। तो पहले त्रिभुज का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका आधा निकाल लेंगे हम लोग, है ना, बस तरीका वही है लगाने का। फिर इसके लिए एक और शॉर्टकट तरीका बताएंगे त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए, पहले उसी वाले तरीके से लगाइए जो अभी तक लगाते हुए आए हैं। क्या क्या दिया है यहाँ पर, 2 3, फिर इसके बाद यहाँ पे 8 11, है ना, और फिर इसके बाद यहाँ पर 14 और 7 ये दिया गया है, और लास्ट में शुरू वाले को लिखना है, 2 और 3 लिखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये होगा आपका 22, ये होगा आपका 56, है ना 56, ये हो जाएगा आपका 14 3 42। सबको जोड़िए भला, 10 0 1 बचा, 5 2 7 1 8 4 12, 120 हो गया ये। अब इधर भी करिए, तो ये होगा 24, ये 11 और 14 154, है ना 154, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 14। जोड़िए, 4 3 12 का 2 हासिल 1, और 5 2 7 1 8 1 9, मतलब 192 आ गया। तो इन दोनों को घटा लीजिए, है ना, घटा के आधा कर लेंगे हम लोग। ठीक है, घटा के आधा कर लेंगे, तो ये आ गया 72, 72 का आधा हो जाएगा 36। ये एरिया आया है, 36 मत मार दीजिएगा, गलत होगा, है ना। ये एरिया आया है पूरे बगीचे का, हमें आधे बगीचे पर लगाना है, तो इसका आधा और करेंगे हम लोग, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, अब त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए एक और शॉर्टकट तरीका देखिएगा। हमारे पास दिए गए हैं क्या क्या यहाँ पे, 2 3 8 11 और 14 7। किसी एक निर्देशांक को 0 0 बना लीजिए। हम मान लीजिए इसको 0 0 बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस 2 में क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, यानी 2 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ -2 कर दिए। इसमें भी आपको 3 को 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। और जो यहाँ पर किए हैं आप, वही सबके साथ करना है, सबको 0 नहीं बनाना है। जैसे एक को 0 बनाने के लिए जो चीज़ आप यहाँ किए हैं, जैसे यहाँ 2 घटा दिए, यहाँ 3 घटा दिए, तो आप सब में पहले में 2 घटाएंगे, दूसरे में 3 घटाएंगे, पहले में 2 घटाएंगे, दूसरे में 3 घटाएंगे, यानी कि यहाँ -2 यहाँ -3 करेंगे। ऐसे यहाँ भी -2 यहाँ -3 करेंगे। और लिख लीजिए इनको, जो 0 0 हो चुका है उसको लिखिए, चाहे ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब घटा के जो बचे हुए हैं उनको लिखिए। तो 8 - 2 6, 11 - 3 8। ठीक है, एक निर्देशांक ये हो गया। 0 0 को छोड़ दिए, इस वाले को छोड़ देना है, क्योंकि 2 - 2 0 होगा, 3 - 3 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 14 - 2 ये होगा 12, और 7 - 3 ये हो जाएगा 4। अब एरिया कैसे निकालना है, तो पास पास वालों की मल्टीप्लाई दूर दूर वालों की मल्टीप्लाई कर देनी है।
आ गया आपका आंसर, देख लीजिए ये कितना होगा 12 अट्ठे 96 और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 चौके 24। इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस लेना है और आधा कर देना है। इन दोनों का डिफरेंस लेके यहाँ पे आधा कर देना है ना। तो ये आपका एरिया आ जाएगा। ये कितना आया 72 है ना, ये 72 का आधा कितना आएगा 36 ना आएगा। तो पूरे बगीचे के एरिया यानी कि त्रिभुज के एरिया 36 आ गया और 36 यहाँ पर भी आया था। आधा कर लेंगे इसका तो 18 मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए देखिए, सेम टाइप का प्रश्न है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 जैसा हमने लगवाया था वैसे ही लगाना है। इसमें भी शीर्ष लंब की लंबाई हमें चाहिए, यानी हाइट चाहिए यहाँ पे। तो दोनों एरिया का फॉर्मूला लगा के इक्वल कर देना है, ठीक है। चलिए तो पहले एस निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, सेमी पेरीमीटर आधा करके जोड़ लेना है। देखिए तो अगर जोड़ करके आधा करना है ना। तो यहाँ पे पहले तो इसको भी आधा कर लीजिए, तो ये 17 हो जाएगा, मतलब सबको जोड़ के आधा कर लीजिए, है ना। 61 और 75 तो 5 1 6 और 7 6 13, ठीक है। या फिर आप ऐसा करिए, देखिए इसका एक इसको दे दीजिए तो ये 76 हो जाएगा। तो 76 का आधा कितना होगा यहाँ पे 38, ठीक है। और ये 60 बन गया है तो इसका आधा कितना होगा 30 हो जाएगा, है ना। तो चाहे आप जोड़ के आधा करें तीनों को या फिर आधा कर करके जोड़ दें, एक ही मतलब है, ठीक है। तो आधा कर करके हमने जोड़ लिया, यानी कितना हो गया 8 7 15 का हो जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 3 6 1 7 1 8, यानी कि 85 आ गया। एस की वैल्यू 85 आ गई। अब चलिए रखिए यहाँ पे, तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना है 85 है, 85 को तोड़ के लिखिए 17 इंटू 5 लिख सकते हैं, इंटू एस माइनस ए 85 माइनस 75 10 आएगा, 10 को हम लोग 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू 85 माइनस 34, 85 माइनस 34 कितना आ जाएगा यहाँ पे 51 आ जाएगा, है ना। एस माइनस बी करेंगे तो 85 माइनस 34 51, 51 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 17 इंटू 3 मल्टीप्लाई 85 माइनस 61 कितना आ जाएगा यहाँ पे 24, और 24 को लिखा जा सकता है 24 लिख सकते हैं ना, ठीक है। 24 को लिख सकते हैं आप यहाँ पे 8 इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इज इक्वल टू इधर का एरिया भी बराबर करना है, मतलब 1/2 बेस कितना लेना है किसको 34 को, और इंटू यहाँ पर हाइट। इसे काट पीट के अपना आंसर निकालना है। देखिए 17 2 बार है तो बाहर आ जाएगा, 5 यहाँ 2 बार है तो बाहर आ जाएगा, 3 यहाँ है और 1 तो 3 यहाँ है, 3 भी बाहर आ गया। और देखिए ये 8 है ये 2 है तो 8 दूना 16, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, तो 4 बाहर आएगा, सब कुछ तो बाहर आ गया। इधर कितना है 1/2 इंटू 34 इंटू यहाँ पर हाइट, ठीक है। देखिए 17 और 2 ये 34 कट गया, इसका 2 और इसका 17, 34 इधर 34 उधर कट गया, तो हाइट कितनी आ गई 5 3 15 15 चौके 60, 60 आपका आ जाएगा, यानी हाइट हमारे पास 60 आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बड़ा खतरनाक प्रश्न है। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है, ये कॉन्सेप्ट पर आधारित कई बार सवाल आपको देखने को मिला होगा, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्या कह रहा है सवाल में, एक आयत है ABCD, इसके अंदर कोई बिंदु P है, आपको दी गई है ये PD की लंबाई हमें निकालना है। तो पहले आयत बना लेते हैं। ये हमारे पास एक आयत है, आयत मतलब रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के अंदर कोई पॉइंट P है, कहीं पर भी रैंडमली आप कहीं पर भी मान लीजिए, है ना, जैसे यहाँ पे मान लिया, ये पॉइंट आपका P है, ठीक। ये A है, ये B है, ये C है और ये आपका D है, चारों वर्टेक्स आपके हो गए। अब कह रहा है कि PA 73 है, PB आपका 57 है, PC आपका इतना है, तो PD हमें चाहिए, मतलब इन सबको मिलाना है। ये PA, ये PD, ये PB और ये आपका PC हो गया। अब इसमें होता क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि PA² प्लस PC² इज इक्वल टू PD² प्लस PB², ऐसे होता है ना। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि PA² प्लस PC² इज इक्वल टू PB² प्लस PD², तो ये हो जाएगा PB² और प्लस यहाँ पर PD², ठीक है। इसी में सारी वैल्यू अपन रख देंगे, है ना। PA कितना दिया है 73, तो यहाँ 73 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 73 का स्क्वायर, प्लस PC कितना है 99, तो यहाँ होगा 99 का स्क्वायर, इज इक्वल टू PB कितना दिया है 57, तो यहाँ हो जाएगा 57 का स्क्वायर। PD हमें नहीं पता है, यही तो चाहिए हमें, है ना, यही चाहिए हमें, निकाल लीजिए, यूनिट डिजिट से लगाइए, है ना। यूनिट डिजिट से यहाँ पर हमें लगाना है, देखते हैं क्या आता है।
इसको देखिए, 3 का स्क्वायर 9, इसका यूडी 9 आया, 9 का स्क्वायर 81 मतलब 1 आ गया। यहाँ 7 का स्क्वायर 49 मतलब 9 बनेगा, और उस 9 को इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर बचा आपका PD स्क्वायर, है ना। ये प्लस माइनस 9 खत्म हो गया, 1 बचा यहाँ पे तो 1 आएगा, PD का स्क्वायर आपका 1 आ जाएगा, और 1 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। कैसे? क्योंकि PD है ये, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 मतलब 1 मिलेगा हमें, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, नहीं होगा आंसर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, जबकि हमें 1 चाहिए। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही मिलेगा, नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विद द यूनिट डिजिट, नहीं तो आप कैलकुलेशन करते तो करते रह जाते। चलिए दोस्तों, ये वाला सवाल देखते हैं, ये भी खतरनाक सा प्रश्न दिख रहा है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 1/3 है, जिसका आधार इतना है। ये समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम का बेस दिया गया है हमें, है ना। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज की भुजाएं ये दी गई हैं। तो अब इसमें ये है कि भैया यहाँ पे जो त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो त्रिभुज का जो एरिया होगा वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज के एरिया का 1/3, ठीक है। तो पहले हम लोग त्रिभुज का एरिया निकालते हैं। तो त्रिभुज का एरिया वही फार्मूला, क्योंकि तीनों साइड्स दिए गए हैं आपको, है ना, तो जोड़ के आधा कर लीजिए। तो साइड कितना सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, आधा आधा करेंगे फिर जोड़ लेंगे, या फिर जोड़ के आधा करिए, एक ही मतलब है। यहाँ होगा आपका 11, इसका आधा 11, इसका आधा 9, तो 11 और 9 हो गया 20, और इसका आधा 12, तो 20 और 12 हो जाएगा 32, यानी सेमी पेरीमीटर हमारा कितना आ गया, 32 आ गया, ठीक है। चलिए, अंडर रूट है ना, अंडर रूट लगाएंगे यहाँ पे, लिखते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहले S यानी 32, तो 32 को लिखा जा सकता है 16 × 2, है ना। 16 का चूँकि वर्गमूल निकाल सकते हैं इसलिए 16 हमने लिखा है ना, इंटू S - A, तो 32 - 22 10 आएगा, 10 को लिख सकते हैं 2 5, 32 - 18 ये आ जाएगा 14, और 14 को लिख सकते हैं 2 × 7 लिख सकते हैं, ठीक। फिर 32 - 24 ये आ जाएगा 8, ठीक है, 32 - 24 8 को अपन लोग लिख सकते हैं, ठीक है, 8 एज इट इज़ रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू ये जो त्रिभुज का एरिया है किसके बराबर है, समांतर चतुर्भुज के एरिया के 1/3, 1/3 मतलब 1/3 किसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है दोस्तों बेस इंटू हाइट। बेस कितना गिवन है हमें, 24 दिया गया है, तो बेस यहाँ पर 24 हो गया, इंटू हमें हाइट नहीं पता है, यही हाइट हमें निकालना है। चलिए लगाते हैं अब, है ना, लगाते हैं यहाँ पे। देखिएगा, सबसे पहले अगर देखा जाए तो 2 और 8 ये मिलाकर 16 हो गया, ये दोनों मिलाकर 16, और एक तो 16 यहाँ है, तो 16 का पेयर बन गया, मतलब 16 आपका बाहर आ जाएगा, इंटू 2 यहाँ है 2 यहाँ भी है, तो 2 का पेयर एक और बन गया, तो ये भी बाहर आ गया। लेकिन 5 और 7 के पेयर नहीं मिल पा रहे हैं, तो 5 और 7 अंदर ही रहेगा, यानी कि √35 हुआ ना भाई, 5 7 35, तो √35 हुआ, और √35 को बोल रखा है 5.9, यानी कि √35 की वैल्यू यहाँ पर 5.9 रख देंगे। ये 3 से आपका 8 बार में कट जाएगा, तो ये जो 8h है तो 8 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, है ना। इज इक्वल टू यहाँ पर हाइट हो गई, हमें हाइट ही पूछा गया था, ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा। देखिए 8 से 2 बार में कटा, है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आया, ये आ जाएगा 6, है ना, ये 6, तो 6 चौके 24 मतलब 2.4 या 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और 2 पॉइंट समथिंग तो दिए नहीं है ना। ये जो लगभग वैल्यू आएगी भाई, देखिए 59 का 4 गुना करना है, तो 6 का 4 गुना 240, मतलब 60 का 4 गुना 240, है ना। उस 240 में से आप घटा लीजिए 4, तो मतलब 236 आ गया, तो 2.36 आएगा। इसका जो आंसर है 2.36 आएगा, 2.36 आएगा। अरे यार 2.36, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यहाँ पर, गड़बड़ नहीं हुआ है। अच्छा, ये आपका 23.6 आएगा, है ना, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगेगा, मतलब कि 23.6 आ जाएगा, ठीक है। 23.6 आपका हाइट होगा, और आपके ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा, तो ऑप्शंस या तो इसके ऑप्शंस गलत हैं, या फिर क्वेश्चन में शायद कहीं कुछ और पूछा गया होगा जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो या तो क्वेश्चन गड़बड़ होगा या फिर ऑप्शंस गड़बड़ होंगे, लेकिन हमने निकाला यहाँ पर सही है। इसी तरीके से आपको निकालना है, यहाँ पर हाइट कितनी आ जाएगी, 23.6 होगा। क्लियर हो गया बात।
आप सभी को अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए इस सवाल को देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, पी और क्यू क्रमशः भुजाओं डी सी और ए डी पर स्थित बिंदु हैं, ठीक ना। तो पूछा गया है आपको ए पी बी का क्षेत्रफल कितना होगा। पहले तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। एक पैरेललोग्राम यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे समथिंग ऐसे ही है, ठीक है। इसको ऐसे मिला देते हैं, ये आपका ऐसे मिल गया। अब इसमें ए बी सी डी किसी को भी मान लेते हैं। ये आपका ए है, ये बी है ना, ये सी है और ये आपका डी है। बोला क्या है कि पी और क्यू जो है डी सी पर पी है, तो डी सी पर कहीं पे पॉइंट पी है, कहीं पर भी आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, रैंडमली कहीं पर भी। ए डी पर क्यू है, तो ए डी पर ये आपका मान लीजिए यहाँ पे क्यू है आपका, ठीक है। अब बोला गया कि भैया जो ए पी बी का क्षेत्रफल है, तो पहले तो मिलाइए यहाँ पे, है ना। किसको किसको, ए से पी को मिलाएंगे, पी से बी को मिलाएंगे। तो इसका जो एरिया है, ये त्रिभुज जो बन रहा है, इसका एरिया किसके बराबर होगा। पहला तो यहाँ पे डी क्यू सी बोला है। डी क्यू सी का मतलब क्या हुआ, डी क्यू सी का मतलब डी क्यू और सी, कभी भी एरिया बराबर ये होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब भी हम इसका एरिया लिखेंगे, त्रिभुज का एरिया लिखेंगे, तो बड़े ध्यान से, बड़े गौर से एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पर हम ये पूरा बेस ले रहे हैं, ठीक है। अगर इसका एरिया लिखेंगे तो ये पूरा बेस लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा हाइट बनेगा, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट का आधा होगा, है ना। और इसके बाद अगर हम इसको सिर्फ देखते हैं, इस वाले को देखते हैं, तो ये हाइट तो यहाँ से पूरा होगा, लेकिन ये बेस यहाँ पर आधा हो गया। आधा मतलब कुछ पार्ट हो गया, है ना। तो ऐसे में तो एरिया बराबर होगा नहीं, ठीक। तो ये वाला तो नहीं होगा, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा आपका। हालांकि इसका लॉजिक कुछ और है, वो लॉजिक भी हम आपको बता देते हैं। देखिए लॉजिक यहाँ पर ये है कि भैया जो इस त्रिभुज का एरिया होगा, ठीक ना, उसका जस्ट डबल होगा इस पैरेललोग्राम का एरिया। कैसे, सुनते जाइए। अगर हम इस ए बी को बेस मानते हैं और यहाँ से यहाँ आपका हाइट होगा, अब आपको अच्छे से ही बता देते हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से समझते जाइएगा। देखिए ए बी को अगर बेस मानेंगे तो इस त्रिभुज का एरिया क्या बनेगा, 1/2 बेस कितना ए बी इंटू यहाँ पर हाइट कितना है, यहाँ पर ये वाला हाइट हो जाएगा आपका, है ना, एच मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए समझिए। अब अगर हम इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया लिखना चाहे तो एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस हमने ए बी को माना है, तो यहाँ पर ए बी इंटू हाइट यही वाला रहेगा, है ना, ए बी इंटू हाइट। तो देख सकते हैं कि ये इधर चला जाएगा, तो इधर वाला एरिया क्या है, आपका त्रिभुज का एरिया, है ना, ये त्रिभुज का एरिया है। और सिर्फ ये क्या है, ये आपका पैरेललोग्राम का एरिया है। मतलब ये जो इतना चीज़ है ये पैरेललोग्राम का एरिया है। तो पैरेललोग्राम के एरिया का आधा नहीं है हमारा त्रिभुज का एरिया, माने ये जो पूरा त्रिभुज का एरिया है वो क्या है, इस पैरेललोग्राम के एरिया का जस्ट आधा है। तो अब आप किसी को भी बेस मानिए, चाहे इसको बेस मानिए, चाहे इसको बेस मानिए, चाहे ए डी को बेस मानिए, अगर आप सामने वाले पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो उस त्रिभुज का जो एरिया होगा उसका डबल यहाँ पे पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक है। मतलब अब हमें यहाँ पे इस त्रिभुज का एरिया बराबर करना है, तो हम चाहे बेस कहीं से भी लें, किसी को भी लें, बस उसके सामने परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है। तो बेस तो ये आधा हो गया भाई, ये परपेंडिकुलर तो ये पूरा बन रहा था यहाँ से यहाँ तक, लेकिन बेस तो यहाँ पर कुछ पार्ट हो गया। अगर हम क्यू डी सी की बात करें तो इसका मतलब ये वाला एरिया नहीं होगा बराबर, ठीक। अब इसके बाद बी क्यू सी की बात करते हैं। बी क्यू सी का मतलब बी से क्यू को मिलाएंगे, क्यू से सी को मिलाएंगे, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस हमने इसको पूरा लिया और हाइट अगर यहाँ से खींचेंगे तो ये हाइट होगा, ठीक है। तो इसका जो एरिया आएगा इसका डबल पैरेललोग्राम का एरिया होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए पी बी का भी एरिया का डबल पैरेललोग्राम का एरिया आ रहा है और बी क्यू सी के भी एरिया का डबल पैरेललोग्राम का एरिया आ रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ मतलब कि इस त्रिभुज का एरिया और बी क्यू सी का एरिया बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, इसका भी नहीं होगा, ठीक है। क्लियर? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बहुत खतरनाक बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट ये रहा दोस्तों, बढ़िया सवाल है, ये भी ध्यान से समझिएगा क्या क्या बोला है। एक त्रिभुज है आपका PMN, है ना। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, रैंडमली कुछ भी बना लीजिए, है ना। इस तरीके से हमने यहाँ पे
एक त्रिभुज बना लिया। अब इसमें कह रहा है कि P आपका 76 डिग्री है, तो इसको P मान लीजिए, है ना। इसमें से एक को M मान लीजिए, एक को यहाँ पर N मान लीजिए, है ना, PMN हो गया। तो ये एंगल आपको 76 डिग्री दिया गया है, ठीक है। फिर बोला गया M और N के एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए इनका हम यहाँ पे समद्विभाजक बनाते हैं। तो बाह्य कोण पहले बनाइए, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये एंगल जो है आपका बाह्य कोण कहलाएगा, ये वाला। और इसको भी हम अगर ऊपर बढ़ाएंगे ऐसे इस तरीके से, तो यहाँ पर भी आपका एक एक्सटर्नल एंगल बनेगा, ये वाला। अब कह रहे हैं इन दोनों एक्सटर्नल एंगल्स का बाइसेक्टर यानी समद्विभाजक, एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल को आधा काटना है, तो ये आधा कट गया हमारा। इस एंगल को भी आधा काटना है इस तरीके से, तो ये कट गया हमारा, है ना, आधा इधर आधा इधर, ठीक है। ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं वो पॉइंट है आपका O, ये पॉइंट क्या है, O पॉइंट है। तो हमें निकालना है MON, MON मतलब ये वाला एंगल हमें चाहिए यहाँ पे, ठीक है, MON चाहिए। इसका एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं आपको। तरीका ये है कि अगर ये आपका बाइसेक्टर कहीं पे जाके मिल रहा है, एक्सटर्नल एंगल्स का बाइसेक्टर कहीं पे मिल रहा है, तो बाइसेक्टर जहाँ पे मिलता है वो एंगल निकालने के लिए क्या किया जाता है, 90 माइनस ये जो एंगल दिया गया है यानी कि एंगल P, इस एंगल का आधा कर देते हैं, ठीक है। इस एंगल का क्या कर देंगे, 76 का आधा कर देंगे यहाँ पे, बस आ गया हमारा आंसर। यानी कि 90 में से, अरे भाई 90 इसमें से हम लोग 76 का आधा यानी कि 38 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 8 में से 3 गया 5, 52 आ जाएगा। तो 52 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आई बात, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि भैया XY 12 YZ 15 और जो एंगल Y है वो 120 दिया है, तो भुजा XY की लंबाई कितनी होगी, है ना। पहले तो ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे Y को 120 डिग्री दिखाना है, तो एक तो ऐसे ले लीजिए और 120 डिग्री समथिंग यहाँ पे होगा, है ना, 120 डिग्री। ये आपका पॉइंट Y है, ये Y है, इसको X मान लीजिए, ये आपका Z हो जाएगा। क्लियर, किसी को दिक्कत क्या नहीं, इसको मिला लीजिए। चलिए अब यहाँ पर ये आपका 120 डिग्री है। अब बोला गया है कि XY ये आपका 12 है ना, और ये आपका 15 है, ये आपका 15 है। तो ये एंगल हमें यहाँ पर XZ हमें बताना है निकाल कर। अब इसमें चूंकि दो साइड आपको दिए गए हैं, ठीक है, किनारे किनारे वाले, और ये आपका एक एंगल दिया गया है, तो एंगल दिया है, साइड दिया है, तो इसमें कोसाइन फार्मूला लगाया जा सकता है, ठीक है, कोसाइन फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग। चलिए बताते हैं यहाँ पे। तो ये जो एंगल है, ठीक है, ध्यान से समझिए, एक फार्मूला होता है, फार्मूला नहीं मतलब कि अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएं तो ट्रायंगल के हिसाब से, इस ट्रायंगल के हिसाब से आपको बता देते हैं। पहले फार्मूला की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट A है वर्टेक्स, ये आपका B है, ये आपका C है। तो A के सामने की भुजा को स्मॉल a, C के सामने की भुजा को स्मॉल c और B के सामने के साइड को स्मॉल b ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में जो cos A बनेगा, cos A मतलब ये वाला एंगल, इस वाले एंगल का cos, ये जो होगा किनारे किनारे वाले स्क्वायर का सम, यानी B स्क्वायर C स्क्वायर। इस एंगल के किनारे किनारे हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, इस वाले को, तो इसके किनारे किनारे के स्क्वायर का सम, यानी कि B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है, और माइनस इसके सामने वाले के स्क्वायर का माइनस करेंगे, यानी कि A का स्क्वायर का माइनस किया जाएगा, और अपॉन में क्या करेंगे, इन्हीं दोनों का डबल कर लेंगे, यानी कि 2BC कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही अगर cos C निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइड बाई 2AB हो जाएगा। cos B निकालना चाहें तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइड बाई 2AC हो जाएगा। यही फार्मूला है ना। तो ऐसे ही इसमें हम लोग लगाएंगे। तो ये जो एंगल होगा इसका अगर cos लिखेंगे तो cos 120 डिग्री, ये जो होगा ये किसके बराबर होगा, इन दोनों किनारे के स्क्वायर का सम, 15 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144 और माइनस इसका स्क्वायर, इसको हम लोग a मान लेते हैं, तो मान लीजिए a का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना करेंगे यहाँ पे, डिवाइड बाई इन दोनों का हाफ, डबल, इन दोनों का नहीं मतलब इन दोनों का, 12 इंटू 15 इसका डबल, ठीक है। तो 2 इंटू यहाँ पर 12 इंटू यहाँ पर 15,
वैसे तो 360 आएगा, 15 दूना 30, 12 3 36, 360 आएगा। डायरेक्टली यहाँ पर लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, बार बार कौन लिखे, 360। अब बात ये आती है कि cos 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, ठीक है। cos 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए पहले तो ये देखिए कि किस क्वाड्रेंट में आता है ना, किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos आपका नेगेटिव होता है, ठीक है, cos नेगेटिव होता है तो माइनस ले लिए, और इसको ले लेंगे 180 से कितना कम है, ये 60 कम है ना, तो ये हो जाएगा cos 60, बस ये आ गया आपका, है ना। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ -1/2 इज इक्वल टू, ये इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो 4 5 9 मतलब 3 6 9 माइनस a² डिवाइड बाई यहाँ पर 360, ये 2 बार में कट जाएगा, 180 आ गया। और अगर देखा जाए तो ये माइनस होगा, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, a², तो a² की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 180 प्लस 369, तो 9 8 6 14 का 4 हासिल 1, और ये हो जाएगा 3 1 4 1 5, 549 आ जाएगा, है ना। अब 549 तो 61 आएगा इसमें कहीं ना कहीं, ठीक है, अगर रूट लगाएंगे तो ये बताइए कौन सा होगा। हम कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये 9 से कटेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 × 9 छक्के 54, 9 एकम 9, इसका रूट लगाएंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, 61 अंदर रहा आएगा, तो ए की वैल्यू 3√61, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न था, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी के जो प्रश्न हैं वो अगले क्लास में करेंगे। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बहुत अच्छे से कंटेंट आपको दे रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।